रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने एक ग्राफ किया था कि अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। करंट मतलब इंटेंसिटी चेंज करने से करंट पे क्या अफेक्ट होता है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज जो हमारा काम है, आज हमारा काम है बाकी के 3 ग्राफ डिस्कस करने हैं। ठीक है, जब 3 ग्राफ हो थोड़ा बहुत हम आइंस्टाइन इक्वेशन लिख लेंगे, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी और वही तकरीबन 60-70% चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो ये जैसे फर्स्ट था, सेकंड पे हम आते हैं। सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, variation of photoelectric current with applied potential। ठीक है, कहां पे? एट डिफरेंट इंटेंसिटीज, एट डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये हमारे पास जो है ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, जो टाइम हमें लगेगा मेनली वो इस सेकंड वाला जो ग्राफ है इसको एक्सप्लेन करने में लगेगा। थर्ड ऑलमोस्ट सेम है, तो थर्ड में टाइम कम लगेगा। मैं थर्ड में कंट्रोल सी कर लेता हूँ, इसी को मुझे बस कंट्रोल वी करना है, हल्का सा चेंज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस ग्राफ को। वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद अप्लाइड पोटेंशियल एट डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। 1 मिनट दो। ठीक है, सही है, मतलब आसान चैप्टर है पर थोड़ा टेक्निकल है। रटने वाला भी है, ऐसा नहीं कि रटने वाला नहीं है इसके अंदर, पर टेक्निकलिटी भी अच्छी खासी है इसके अंदर, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। खैर, मजाक में तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला टर्म 2 के अंदर भी। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें एक हमें ग्राफ प्लॉट करना है। थोड़ी सी ग्राफ की शेप भी यहाँ पे अनयूजुअल शेप आती है ग्राफ की। आज इसको क्या हो गया? तो एक हम ग्राफ चूज करते हैं, 2 मिनट बात करते हैं। ठीक है, तो तुमने बताया नहीं, किसने बता रखा है? हम्म? अरे ना, तू रखता नहीं है व्रत वगैरह? नहीं, अच्छा, यहाँ कोई भी नहीं है? आज ऑफलाइन तो बड़े सारे बच्चे थे जो मतलब पूजा पाठ वाले हैं, अच्छी चीज है। अच्छा, ठीक है, थॉट प्रोसेस चेंज होता है टाइम के साथ। तो एक जो है पहला जो कर्व हमें प्लॉट करना है, पहला कर्व हमारे पास क्या है कि एक मैंने इंटेंसिटी का दिखाना है वेरिएशन। ठीक है, एक एक्सिस यहाँ ली और एक ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है पोटेंशियल V और वर्टिकल एक्सिस पर है फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हाँ जी, तो वापिस कर्व पे चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था, इस कर्व के बेसिस पे फोटोन आया प्लेट के ऊपर, प्लेट सी के ऊपर। उस फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन प्लेट ए की तरफ, जो अभी पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल पे है, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन वहां पर मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होगा, कुछ करंट मिलेगी। ठीक, और हम अब आपसे अगर मैं पहला क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं यहाँ पे प्लस पोटेंशियल रखूंगा तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ आने की कोशिश करेंगे प्लेट ए की तरफ। बट अगर हम ये बोलें कि मान लो हमने ये पोटेंशियल अप्लाई ही नहीं किया, ये जो नीचे पोटेंशियल है 2 को 4 से, 1 को 3 से, अगर अप्लाई किया ही नहीं, तो क्या इलेक्ट्रॉन इस प्लेट ए तक पहुंचेंगे? क्या बोलोगे आप, यस और नो?
मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पहुंचेंगे, क्या कुछ पहुंचेंगे। हमने कल भी थोड़ा बहुत किया था ऐसा पार्ट। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या कुछ इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक पहुंचेंगे? क्या कुछ इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक पहुंचेंगे अगर हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते? थोड़े बहुत तो पहुंचेंगे, है ना, कुछ तो पहुंच रहे हैं, यही हमने वहां भी देखा था। तो अगर पोटेंशियल जो है वी, अगर पोटेंशियल वी जीरो है, पोटेंशियल आपने अप्लाई नहीं कर रखा, तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो पहुंचेंगे। वही मैंने यहां लिखा था जब मैं ये लिखा कि 50 में से 30 तो चलो पहुंच ही रहे हैं। पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन विदाउट पोटेंशियल भी कुछ इलेक्ट्रॉन तो अपने आप पहुंचेंगे ही पहुंचे, उनकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि वो उस प्लेट तक पहुंच पाए। अगला क्वेश्चन अब ये है कि मुझे पता है इस डायग्राम के, मुझे बाबा ये डायग्राम यूज करना है, इस डायग्राम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला और वो यहां तक आ गया, इस पॉइंट तक आके वो खत्म हो गया, उसकी एनर्जी खत्म हो गई और उसके इतनी सी डिस्टेंस बची थी। मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल इंक्रीज किया इस प्लेट ए के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में अटक गया था वो भी इस प्लेट ए तक पहुंच जाएगा और करंट में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर निकल रहे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन भी प्लेट ए की तरफ पहुंच सकते हैं। तो यहां से कंसेप्ट क्या बना कि विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हम इस पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, इसको हायर हायर लेते जाएंगे, तो उस ऐसा करने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंचेंगे वो बढ़ते रहेंगे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि 50 फोटोन आ रहे हैं और 50 फोटोन में से 50 इलेक्ट्रॉन निकले, विदाउट पोटेंशियल 20 पहुंचे, 30 बीच में रह गए, और मैं पोटेंशियल को बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, ऊपर ऊपर और ऊपर लेते जा रहा हूं। यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? क्या 50 आएंगे या 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं? क्या बोलोगे? अगर 50 फोटोन यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं? अगर यहां से 50 फोटोन आएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे? 50 ही पहुंचेंगे। जाओ ना हो जाएंगे भाई, जितने इंसिडेंट होंगे फोटोन उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उतने ही हमारे पास इस प्लेट ए के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो शुरुआत में जो करंट है, ग्राफ कैसा बनेगा? शुरुआत में तो हमें कुछ करंट मिलती है, अगर पोटेंशियल जीरो है तो भी हमें कुछ करंट की वैल्यू मिलती है। मान लो ये जो रेड स्पॉट है इतनी करंट है ना, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ये इतनी करंट में मिल रही है। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल को इंक्रीज करूंगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन करंट एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच सकती है, क्योंकि मैंने अभी इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया। 50 फोटोन ही आ रहे हैं, 50 फोटोन आएंगे तो क्या मतलब है, करंट पहले बढ़ी और उसके बाद करंट क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो करंट क्या हो रही है? सैचुरेट हो रही है। करंट क्या हो रही है? सैचुरेट हो गई। ठीक, तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको हम लिख सकते हैं कि विद इंक्रीज इन पोटेंशियल, ठीक है, विद इंक्रीज इन पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है? ये अप्लाइड पोटेंशियल है। विद इंक्रीज इन पोटेंशियल, और इंक्रीज इन पोटेंशियल कैसा है? जो प्लेट ए है ये हायर पोटेंशियल पे इसको पॉजिटिव किया गया है, और जो प्लेट सी है वो नेगेटिव पे है। जब इसको प्लस करोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट ए की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल को इंक्रीज करने से जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट अलग अलग वर्ड आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है? इंक्रीज करती है। पोटेंशियल के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इंक्रीज करती है। कब तक? टिल इट सैचुरेट। सैचुरेट का मतलब क्या हो गया? एक वैल्यू तक बढ़ी और फिर क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ये आधा ग्राफ बना हमारे पास। अब क्या है, मान लो मैंने इस पॉइंट ए को, जो प्लेट ए का पोटेंशियल था, इसको मैंने प्लस किया होगा। अब मैंने उल्टा काम कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया? प्लेट ए के पोटेंशियल को नेगेटिव कर दिया। अभी तो प्लस था ये इनिशियली। अब अगर आप इस पोटेंशियल को नेगेटिव कर दोगे तो उससे क्या चेंज आएगा? नेगेटिव पोटेंशियल करने का मतलब है, नेगेटिव पोटेंशियल करने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है और ये जो प्लेट ए है वो भी नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं।
अब रिपेल करेंगे का मतलब हो गया कि प्लेट जो है अब इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने से रोक रही है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है नेगेटिव पोटेंशियल देने के बावजूद वो उस प्लेट ए तक पहुंच जाती है। तो क्या करोगे, उसको भी रोकने के लिए आपने पोटेंशियल जो ए है उसको और बढ़ा दिया नेगेटिव के अंदर। तो जो वो इलेक्ट्रॉन था हाई एनर्जी का वो रुक गया, लेकिन उससे हायर एनर्जी का अभी भी प्लेट ए तक पहुंच रहा है। तो आप ऐसे ग्रेजुअली पोटेंशियल ए को फिर से इंक्रीज करते जा रहे हो, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी प्लेट ए तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच रहा? सिंपल सा लॉजिक है, ये नेगेटिव पे है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, आप इसको भी नेगेटिव दिए जा रहे हो, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और एक ऐसे पॉइंट पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी यहां तक नहीं पहुंचेगा। जब एक भी इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट ए तक नहीं पहुंचेगा तो उस पॉइंट पे करंट कितनी हो जाएगी? अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी प्लेट ए पर नहीं पहुंचेगा तो उस पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या होगी? अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी प्लेट ए तक नहीं पहुंचेगा तो उस पॉइंट पर करंट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो करंट आएगी। उस पॉइंट पर हमारे पास करंट क्या आएगी? जीरो करंट आएगी, है ना। तो यहां क्या लिखा, टिल इट सैचुरेट एंड इफ पोटेंशियल increases in opposite direction at some potential उस जिस पोटेंशियल पे ऐसा होता है उसका नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। एट सम पोटेंशियल कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है। फोटो करंट becomes zero at some potential photo current becomes zero। तो इसी ग्राफ को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा पीछे तो ग्राफ की जो शेप आती है वो कुछ ऐसे आती है। ये पॉइंट हमारे पास आता है, इसको थोड़ा सा बेटर कर देते हैं। यहां पे हमें मिल रहा है, ठीक है भाई। जिस पॉइंट पे ऐसा मिलता है इसको हम लिखते हैं V0। सो V0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां पे करंट की वैल्यू कितनी है? जीरो। इसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और एक नाम और आता है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, एक नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक नाम इसका आता है और कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो ये एक कर्व है, ये एक इंटेंसिटी थी, ठीक। अगर हम इंटेंसिटी चेंज कर देंगे, मान लो मैंने अब इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर दिया, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से क्या होगा? अगर हम बोले मैंने अभी तो ये एक इंटेंसिटी थी, मैंने अब इंटेंसिटी बढ़ा दी, मान लो 50 फोटोन पर सेकंड की जगह हमने 100 फोटोन पर सेकंड कर दिया, तो क्या होगा? 100 फोटोन पर सेकंड करने का मतलब है अब जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे सी प्लेट के ऊपर वो बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो करंट की वैल्यू क्या है? ज्यादा आएगी। तो ये जो कर्व है, जो हायर इंटेंसिटी पे जो कर्व है वो क्या होगा? और ऊपर हो जाएगा। अगर कर्व जो है वो और ऊपर होगा, अगर कर्व जो है वो और ऊपर होगा तो सेकंड, और मान लो मैं इंटेंसिटी चेंज करता जा रहा हूं और जो कर्व है वो ऊपर पहुंचता जा रहा है, तो एट डिफरेंट इंटेंसिटी यहाँ पर कर्व कैसा बनता है? ये ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है, तो मैं काउंटर करने के लिए इसको मैं एक कर्व नीचे बना देता हूं। ये मान लो तीन कर्व हैं, ठीक है, और तीनों को मैं बोल रहा हूं कि ये तीन डिफरेंट इंटेंसिटीज पर हैं। एक नीचे की इंटेंसिटी है I1, एक इंटेंसिटी I2 और एक इंटेंसिटी I3। तो तीनों इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होगा? सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? क्योंकि पहला कर्व बोलता है इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो करंट बढ़ती है। तो एक I1 है, एक I2 है, एक I3 है, तीनों में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? क्या बोलोगे आप? तीनों में
कौन सी इंटेंसिटी बड़ी है, कौन सी इंटेंसिटी छोटी है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आई जो है वो इंटेंसिटी है, करंट नहीं है। ठीक है, तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं, किसको समझ में नहीं आ, हाँ सब ठीक लिख रहे हैं वैसे तो, क्योंकि I3 जो है इंटेंसिटी के बढ़ने के साथ करंट की वैल्यू बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि I3 जो है, I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I1। इंटेंसिटी के बढ़ने के साथ जो मैक्सिमम करंट है वो बढ़ जाती है। पर यहां से हमें एक चीज और दिख रही है कि इंटेंसिटी के चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी के चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो पेपर में आता है कि डिफाइन करो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की, इट इज दी, ठीक है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या, इट इज दी नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन for which फोटो करंट क्या हो गई, for which फोटो करंट इज 0। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 मार्क। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक, क्लियर है इस पॉइंट तक, आगे करें, आगे करें। अब एक चीज हमें देखनी है कि हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिलेट करना है किसी चीज से। सर सब इंटेंसिटीज, अब मैं पाथ माटा इसी चीज को डिस्कस कर रहा हूं। पाथ माटा का डाउट है कि एट डिफरेंट इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम क्यों होता है। तो मुझे 2 फॉर्मूले पाथ पढ़ाने हैं, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अभी कर रहे हैं। ठीक है, आता है जो तुमने क्वेश्चन पूछा है पेपर में भी आता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट क्यों है, और अगर ये इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है तो फिर किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो हमारा नेक्स्ट डाउट बन जाता है। ठीक, पहले थोड़ी सी एक छोटी सी वो देखते हैं डेरिवेशन। देखो एक इधर प्लेट जो थी वो थी सी प्लेट, और इधर जो प्लेट है वो है ए प्लेट, और बीच में मतलब मान लिया यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला विद सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या मान लो ये इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक इलेक्ट्रॉन पॉइंट सी से निकला, प्लेट सी से, और वो ए की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और हमने अभी ए को भी नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां तक जाके यहां से पलटी मारा, मतलब यू टर्न ले लिया उसने उस पॉइंट पे जाके। ठीक है, जस्ट क्लोज कर वहां से वापस आ, क्योंकि वो पहुंच नहीं सकता, इतना हाई पोटेंशियल है कि वो इलेक्ट्रॉन वहां जाके रुक जाएगा। ठीक है, और इट विल स्टार्ट, मतलब क्या होगा उसका पाथ, क्या होगा, वापस रिट्रेस करेगा अपने पाथ, या डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेट करूं मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए। पॉइंट सी पे इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है प्लेट ए से, तो इसको अगर मैं एक स्टेप और लिखूं ऐसे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सी हमने इसको लिखा हुआ है कि यहां से वो निकला था, इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से निकला था। अभी बहुत दूर है प्लेट ए से, तो यहाँ पोटेंशियल जो है वो ऑलमोस्ट 0 है। जैसे जैसे प्लेट ए की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि उस पर रिपल्स, ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है, जब ये नेगेटिव पे है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, और ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो जिस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। अब टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, अगर काइनेटिक 0 हो गई तो इसका मतलब है सारी एनर्जी उस मोमेंट पे किस फॉर्म के अंदर है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला था के Q1 Q2 बाय R। अगर हम इन टर्म्स ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल बात करते हैं, अगर हम पोटेंशियल की टर्म में बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V। हमने 2 प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है वो हमारे पास है V0, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जिस मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन अपना पाथ चेंज करेगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी, Q की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, और पोटेंशियल कितना है, V0।
तो हमारे पास ये रिलेशन आता है जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज गिवन बाय EV0। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये छोटी सी डेरिवेशन है, मतलब डेरिवेशन क्या, बुक में देखोगे तो उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ कि इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। और अगर आप ध्यान दोगे, ये चीज हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये सेम चीज अगर मैं आपको लेके जाऊं पीछे, चैप्टर 4 जो हमने किया था मैग्नेट उसका मैग्नेटिक फील्ड वाला, वहां भी हमने ये सेम चीज डिस्कस की थी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल V से एक्सेलरेट करते हैं तो सारा वर्क डन जो होता है उसके अंदर स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वहां हमने लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो QV होती है। तो कंसेप्ट सेम होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, तो वो सारा उसमें वर्क डन में स्टोर होता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ वो क्या हो रहा है, इधर काइनेटिक एनर्जी थी और पास जाते जाते वो डिक्रीज कर रही है। तो एक ये रिलेशन हमें न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से हमें दिख रहा है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब ये चेक करना है काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी से कोई रिलेशन है। अगर मुझे ये आंसर करना है कि इन तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों है, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज होती है इंटेंसिटी से। क्योंकि इंटेंसिटी के चेंज होने से अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ इन सब के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग आएगा या डिफरेंट आएगा। फिर से डेफिनेशन पे जाओ वापस, बार बार हमें यही यूज करना है कि व्हाट इज इंटेंसिटी एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो उसका मतलब ये है कि उस सरफेस पे जो नंबर ऑफ फोटोन थे वो बढ़ गए। लेकिन क्या हर एक फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज आया? नहीं, फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। फोटोन की एनर्जी अब भी उतनी है जितनी पहले थी। चेंज क्या हुआ है? नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हुए। अब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से टोटल एनर्जी पे तो चेंज आ सकता है, लेकिन इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी पे चेंज नहीं आएगा। और पूरा जो प्रोसेस है वो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो फोटोन यूज हो रहा है उस फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। मतलब अगर फोटोन की एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है पार्थ। यस सर। अभी इसी चीज को अगले पार्ट में फिर से करेंगे। सेम चीज को हम अगले पार्ट में फिर से करेंगे। और वैसे हम लिख भी सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ½ mv² होती है। तो मैं इस चीज को ½ mv, नोट्स में ये चीज नहीं है, बस बाकी सब होगा नोट्स के अंदर, ठीक है, ये चीज नहीं है। तो हमें यहां से दिख रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं यहां से लिखूंगा तो मैं ये लिख सकता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के साथ क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये एक पार्ट हमारे पास हो गया। ये हमने सेकंड जो वेरिएशन है वो पढ़ा है, ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड भी सेम है, काफी हद तक थर्ड सेम है, ठीक है। थर्ड जो ग्राफ है वो काफी हद तक सेम है। तो थर्ड अब करते हैं हम। थर्ड के लिए मैंने फिर से वही लैंग्वेज कॉपी पेस्ट मार ली, Ctrl+V, ठीक है। क्या चेंज कर रहा हूं मैं थर्ड के लिए? थर्ड के लिए मैंने सिर्फ जहां इंटेंसिटी है ना, यहां मैंने वर्ड चेंज कर दिया। अब हमें दिख रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। तो किस चीज पर डिपेंड करेगा? अगर वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है तो क्या बचा? दो ही वर्ड है, एक इंटेंसिटी और दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहाँ पे अब डाल दिया फ्रीक्वेंसी, मैंने यहाँ पे अब डाल दिया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फिर से हमें वही वैसा ही ग्राफ कुछ प्लॉट करना है। फिर से हमें कुछ वैसा ही ग्राफ प्लॉट करना है। एक ग्राफ सेम है, जो भी ग्राफ बनाया था
ये ग्राफ सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा भी बनाया था। ये जो पॉइंट है दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक इंटेंसिटी पे एक फ्रीक्वेंसी पे हमें ऐसा ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या है, अब हमने क्या चेंज किया है, हमने अब चेंज किया है कि इंटेंसिटी की बजाय हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से हमें पता है इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ हमने लिखा भी था फर्स्ट कर्व के अंदर कि जो फर्स्ट होता, फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी बट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये करंट डिपेंड करती है किसके ऊपर, करंट डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। अगर करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, तो जो मैक्सिमम करंट है, जो हमें सैचुरेशन करंट मिल गई, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, फ्रीक्वेंसी के बदलने के साथ साथ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप बताना क्या चेंज, आप क्या समझे इससे। मान लो कि एक फोटोन आया, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, और जिस मेटल पे पड़ता है वो, उस वर्क फंक्शन की वैल्यू है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक फोटोन आया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जूल भी लिख सकते हैं, पर प्रैक्टिकल जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट होती है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन आया और वर्क फंक्शन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। तो अगर एक 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारे पास सर्फ हुआ आएगा फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर एक फोटोन आता है जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो गई फोटोन को बाहर, उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो बाकी क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, फोटोन की एनर्जी का, या एच सी बाय लैम्डा, हम न्यू के बेस पे आंसर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। मान लो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से एनर्जी जो है अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वो कितनी हो गई, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, कि वर्क फंक्शन ऑफ अ मैटर तो फिक्स रहता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अगर एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ी तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इस केस में कितनी आएगी, पहले 5 थी, 5 में से 3 यूज हो गई, ठीक है, और 2 बची। अब क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूज हो गई, तो क्या बचेगी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 3 यूज हो गई, क्या बची, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ी, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगी तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ेगी। अब इस फॉर्मूले का यूज देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो रोकने के लिए मुझे ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि अब मैं उतने ही पोटेंशियल पे नहीं रोक सकता इलेक्ट्रॉन को। इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है, जब V0 के इक्वल लिखा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी कैसे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए हमें पोटेंशियल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास ये एक ग्राफ है किसी पॉइंट पे और मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो कुछ यहाँ आएगा, मान लो, बना नहीं सही से, और पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल और बढ़ेगा। तो मान लो ये 3 कर्व है मेरे पास, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, एक ये है, और एक ये, 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर है। एक फ्रीक्वेंसी है ν3, एक फ्रीक्वेंसी है ν2, एक फ्रीक्वेंसी है ν1। तो इस ν3, ν2 और ν1 में क्या रिलेशन आएगा, ν3, ν2 और ν1 के अंदर क्या रिलेशन आएगा। वर्टिकल एक्सिस पे है फोटो करंट,
और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है पोटेंशियल, है ना। सेम लिख सकते हैं हम यहाँ पे हम कि ν3 इज मोर देन ν2 इज मोर देन ν1, सही है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अगर इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो इंक्रीज करती है, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, और इसका मतलब होगा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो शॉर्ट में क्या बना, शॉर्ट में ये बना कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, stopping potential is directly proportional to the frequency of incident radiation। बोलो क्लियर है क्या ये चीज, ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है? क्या इस पॉइंट तक क्लियर है? टफ लग रहा है चैप्टर? क्या चैप्टर टफ लग रहा है तुम्हें? नहीं, तुम लास्ट क्लास में आए थे गीतिका, नहीं ना? तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है? मालूम, या पहले पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत? भैया हाँ, ये फोटो करंट जो है ये तो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है ना, तो फिर ये सब एक ही पॉइंट पे कट करने चाहिए। तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं? नहीं सर, ये अलग अलग ऊपर एक दिखा रहा है, एक नीचे। वर्टिकल एक्सिस में बोल रहा है? हाँ जी सर। वर्ट सेचुरेशन करंट कांस्टेंट होती है हमेशा, ये इस पॉइंट पे सेचुरेशन करंट नहीं है ना, तो सेचुरेशन करंट आएगी ना वो कांस्टेंट होगी। तो मतलब ये सर फिर तो फोटो करंट, ये फोटो करंट एक्सिस पे जहाँ काट रही है वो सेम नहीं होगा? वो सेम नहीं होगा, जहां वो सेचुरेशन होगा ना वो सेम आएगा हमेशा, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा हमेशा, ये तो यहाँ भी। ओके ओके भैया। हाँ, आगे करें इसके बाद सभी चैप्टर्स में सबसे इजी चैप्टर कौन सा है, या जो अभी हम न्यूक्लियाई करेंगे ना, न्यूक्लियाई में कंटेंट बहुत कम है तो वो इजी बोला जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है, 2 क्लास का चैप्टर है वो, दो मतलब 2-2.5 क्लास का चैप्टर। तो ये हमारे पास कर्व है, एक वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। लास्ट कर्व हमारे पास आता है इसके बाद, फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ हमारे पास आता है कर्व वो है वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके साथ, विद फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसके साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, ये लास्ट कर्व हमारे पास, ठीक है। तो इस कर्व ईवीएस आने से तो कर्व इस कर्व में क्या है कि हमें ये पता है ऊपर से, देखो यहां लिखा हमने कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां भी हमें ये पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये जो जब उन्होंने प्रैक्टिकली ग्राफ ऑब्जर्व किया, जो वेरिएशंस डिस्कस किया, तो ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये ग्राफ जो है वो कहीं किसी इस एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल जो पार्ट है उस पे किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। अभी मैं कि नीचे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैं अभी हटा दूंगा क्योंकि मतलब यहां पे क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है फ्रीक्वेंसी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है फ्रीक्वेंसी न्यू, और वर्टिकल एक्सिस पर है स्टॉपिंग पोटेंशियल v0, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है न्यू 0,
इस न्यू जीरो का नाम होता है, इस न्यू जीरो को हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस न्यू जीरो का नाम आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कम से कम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी, मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी जिसके ऊपर फोटो करंट मिलती है और बिलो दैट फ्रीक्वेंसी फोटो करंट नहीं मिलती। जो नीचे का पोर्शन है वो डॉटेड है, ग्राफ सिर्फ ऊपर की तरफ ही आ रहा है, नीचे की तरफ नहीं है। अभी आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में कि ये जो इंटरसेप्ट है, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें निकालने के लिए आती है पेपर में, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ बनाएंगे, नीचे हमें बनाने की जरूरत नहीं है जब तक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। क्लियर है यहाँ तक? तो दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल है, और ग्राफ कैसा आता है, ये जो ग्राफ आता है ये लीनियर ग्राफ आता है, मतलब दोनों के बीच में जो वेरिएशन है वो लीनियर वेरिएशन। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो कंसेप्ट है वो यूजिंग वेव ऑप्टिक्स, या जो उस टाइम पे क्लासिकल फिजिक्स थी उसके अकॉर्डिंग हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तभी जो नई फिजिक्स है, जो मॉडर्न फिजिक्स है, वो कंट्रीब्यूट करती है इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। हालांकि मैंने आपको सारे साथ साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं, बस इसको हम लिख लेंगे एक साथ दोबारा से। अगर जो नोट्स हैं उसमें सब लिखा हुआ है, साथ साथ जो नोट्स हैं उसमें सब सारा का सारा लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसके बाद हमारे पास जो है लॉज आते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है इसके हमारे पास लॉज आते हैं, पर उन लॉज से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, ठीक। इन लॉज से पहले, यहां तक क्लियर है? ये चार ग्राफ हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये चार ग्राफ हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आइंस्टाइन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके बाद टॉपिक आता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। हमें आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिस्कस करनी है। तो ये जो है ये मेनली बेस्ड है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी, फोटोन पिक्चर लाइट वगैरह भी, उस थ्योरी के ऊपर ये इक्वेशन जो है बेस्ड है। उन्होंने फोटोन कंसेप्ट यूज किया था, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेनली इसमें क्या है कि ये यहां से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जो ऊपर हमने सारा डिस्कस किया है वो केमिस्ट्री में नहीं था। केमिस्ट्री का एक हल्का सा टॉपिक था, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था, यहाँ तो पूरा चैप्टर ये कह रही है। तो एक अगर एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस पे अगर एक फोटोन आता है, कितनी एनर्जी का? h न्यू एनर्जी का। तो ये फोटोन जो है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता है विद सम काइनेटिक एनर्जी, तो इस चीज को हम क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। देखो मैं यहाँ समझा रहा हूं, पर आप जो है जो नोट्स मैंने भेजे हैं अभी ग्रुप में, ठीक है, वहां से थियोरेटिकल पार्ट जो है सारा लिख लेना। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो न्यू है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? न्यू है, ठीक है। और लेट कर लिया, लेट अ फोटोन इज इंसिडेंट कहां पे? ऑन अ मेटल सरफेस। एक मेटल सरफेस पे एक फोटोन इंसिडेंट होता है, एक मेटल सरफेस पे फोटोन इंसिडेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं द एनर्जी ऑफ फोटोन is used in, या photon is distributed in two parts। पहला है 1 पार्ट ऑफ एनर्जी, जो टोटल एनर्जी थी। ये बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये भी ठीक है। बोले फोटोन की एनर्जी आ रही है h न्यू,
ये एनर्जी दो जगह यूज हो गई। कुछ पार्ट यूज हुआ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो वर्क फंक्शन के बराबर है, और बाकी एनर्जी ने उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दी। बस इतना सा हम पार्ट लिख रहे हैं। वन पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन ejecting the electron from metal surface, ठीक है, which is equal to work function of metal आएगा, and सेकेंड पार्ट क्या आएगा, एंड लिख सकते हैं रेस्ट, सेकेंड पार्ट क्या आएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसने क्या दे दिया, उसको काइनेटिक एनर्जी दे दी। तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है एच न्यू, वो दो जगह यूज हुई है। एक पार्ट क्या हुआ है, वर्क फंक्शन के बराबर है, और बाकी कहां गया, काइनेटिक। खत्म, ठीक है, इतना सा पार्ट है। तो यहां से अरे कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्ट लिखेंगे, वैसे तो प्रोवाइड किया है ना फोटोन ने इसको। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। अब जो जो हम बॉक्स में लिख रहे हैं ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये पहला फॉर्मूला है हमारे पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, ठीक है। हमें ये पता है कि जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन को हम लिखते हैं एच न्यू जीरो या एच सी बाय लैम्डा जीरो। यहाँ पे जो न्यू जीरो है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो न्यू जीरो है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो होता है ये होता है मिनिमम वैल्यू। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम वैल्यू। और जो लैम्डा जीरो है ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। न्यू जीरो को मिनिमम करने के लिए लैम्डा जीरो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो एक तो मेरे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, और एच कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा न्यू माइनस न्यू जीरो, अंदर बचेगा न्यू माइनस न्यू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ गई एच न्यू माइनस न्यू जीरो, ठीक है। एंड मैं फिर से एक लास्ट इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है एच, अगर आपको याद हो तो सी इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। तो यहां से न्यू कितना आएगा, न्यू आएगा सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा जीरो। तो एच कॉमन, सी कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा जीरो। तो सेम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा जीरो। तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है। ये सारे जो है क्वेश्चंस में काम आते हैं फॉर्मूले, ठीक है, ठीक है। और लास्ट हम लिख सकते हैं, कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जो इन टर्म्स हो, अगर हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे तो ये आएगा हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, और ये मैंने मान लिया मैक्सिमम जो ई वी जीरो के बराबर होता है। और काइनेटिक एनर्जी ऊपर से कितनी है, न्यू माइनस न्यू जीरो, और ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कितना आएगा, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा जीरो, ठीक है। और यही ऐसे भी आ सकता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ठीक। तो ऊपर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे मैंने एक साथ कंपाइल करके एक ही इक्वेशन के अंदर लिख दिया। तो घूम फिर के कहीं से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये मेन आपके पास इक्वेशन है। पूरा जो
पार्ट है वो इसी के बेस पे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना करेंगे, हम मिलते हैं कल है तो क्लास, कल मिलते हैं, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलो ओके, बाय बाय।